आप सुनने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी नो रूम फॉर लेपर्ड। मैंने पहली बार तेंदुए को तब देखा था जब मैं पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी धारा पार कर रहा था। घाटी इतनी गहरी थी कि दिन के अधिकांश समय यह छाया में रहती थी। इसमें कई पक्षियों और जानवरों को दिन के समय अपने ठिकाने से बाहर आने का प्रोत्साहन मिलता। बहुत कम लोग उस रास्ते से गुजरते थे। केवल आसपास के गांव के दूध वाले और लकड़ी या फिर कोयला बनाने वाले। परिणाम स्वरूप वह घाटी वन्य जीवों के लिए एक छोटा सा स्वर्ग बन गई थी, जो मसूरी के पास बची हुई कुछ प्राकृतिक अभयारण्यों में से एक थी। मेरे कॉटेज के नीचे ओक, मेपल और हिमालयी बुरांश का जंगल था। बुरांश ये एक पेड़ का नाम है जिसे इंग्लिश में रोहोडेंड्रॉन कहा जाता है। यह हिमालय में पाया जाने वाला एक सुंदर फूल है जो लाल, गुलाबी या फिर सफेद रंग का खिलता है। एक संकरी पगडंडी पेड़ों के बीच से होकर मुड़ती हुई नीचे की ओर जाती थी। एक खुले कगार से गुजरती थी जहां लाल कुल्थी जंगली रूप से उगती थी और फिर जंगली रसभरी लताओं और पतले रंगाल बांस के झुरमुटों से होकर नीचे की ओर उतरती थी। रंगाल बांस हिमालय में पाया जाने वाला एक पतला और लंबा बांस होता है। पहाड़ी के नीचे एक पगडंडी एक घास के किनारे की ओर जाती थी जिसके चारों ओर जंगली डॉगरोसिस लगे हुए थे। जंगली गुलाब की झाड़ियों को, जिसके फूल गुलाबी या फिर सफेद रंग के होते हैं, उन्हें डॉगरोसिस कहा जाता है। धारा किनारे के पास से बहती थी। चिकने कंकड़ और समय की मार से पीले हुए चट्टानों के ऊपर से बहते हुए मैदानों और छोटी सोनुग नदी के रास्ते, और आखिरकार वह पवित्र गंगा में मिल जाती थी। लगभग हर सुबह और कभी-कभी दिन में भी मैं भौंकने वाले हिरणों की पुकार सुनता था। और शाम को जंगल से गुजरते समय मैंने कालिज तीतरों के झुंड को परेशान किया। कालिज तीतर या फिर कालिज फीसेंट एक सुंदर पक्षी होता है जो कि जंगलों में पाया जाता है, और यह पक्षी अपने चमकीले रंग और उड़ने के अनोखे तरीके के लिए जाना जाता है। वे पक्षी स्थिर पंखों पर घाटियों में फिसलते हुए चले जाते थे। मैंने पाइन मार्टिन और एक सुंदर लाल लोमड़ी देखी। मैंने भालू के पैरों के निशान भी पहचाने। पाइन मार्टिन एक छोटा फुर्तीला स्तनपाई होता है जो कि पेड़ों में रहता है और अपनी चमकीली फर के लिए जाना जाता है। क्योंकि मैं जंगल से कुछ लेने नहीं आया था, इसलिए पक्षी और जानवर जल्द ही मेरे चेहरे के आदी हो गए। यह शायद मेरे कदमों को पहचानने लगे थे। कुछ समय के बाद मेरे आने जाने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक चकत्तेदार फोकटेल पक्षी जो पहले उड़ जाता था, अब धारा के बीचों बीच एक पत्थर पर बैठा रहता, जबकि मैं पास के पत्थरों से ही होकर पार करता था। ओक और बुरांश के पेड़ों पर रहने वाले लंगूर, जो पहले मेरी आहट से शाखाओं में कूद जाते थे, अब कुछ जिज्ञासा से मुझे देखते थे जब वे ओक के कोमल हरे अंकुर चबा रहे होते थे। छोटे लंगूर लड़कों की तरह खेलते और कुश्ती करते, जबकि उनके माता पिता एक दूसरे के फर को संवारते और धूप भरी पहाड़ी पर आराम करते। सुंदर जानवर, पतली कमर, लंबे और सख्त पैर और स्वाभाविक व्यक्तित्व से भरी पूंछ वाले जानवर। लेकिन एक शाम जब मैं वहां से गुजरा तो मैंने उन्हें पेड़ों में चहकते हुए सुना, और इस बार मैं उनकी उत्तेजना का कारण नहीं था। जब मैं धारा पार कर पहाड़ी पर चढ़ने लगा तो लंगूरों की घुर्राहट और चहकने की आवाज तेज हो गई, जैसे वे मुझे किसी छिपे हुए खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हों। अचानक खड़ी पहाड़ी से कंकड़ गिरने की आवाज आई। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया एक पतला
सुनहरा नारंगी तेंदुआ मुझसे लगभग 20 फीट ऊपर एक चट्टान पर बैठा हुआ था। तेंदुआ मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि उसने अपना सिर घाटी की ओर ध्यान से बढ़ाया हुआ था। उसने शायद मेरी उपस्थिति महसूस कर ली थी, क्योंकि उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मेरी ओर देखा। तेंदुआ वहां मुझे देखकर थोड़ा हैरान लग रहा था। हिम्मत जुटाने के लिए जब मैंने जोर से ताली बजाई, तो तेंदुआ झाड़ियों में कूदकर गायब हो गया, बिना कोई आवाज किए, जैसे छायाओं में समा गया हो। मैंने उसकी भोजन की तलाश में खलल डाली थी। थोड़ी देर बाद मैंने जंगल से भागते हुए भौंकने वाले हिरण की तेज पुकार सुनी। मैं समझ गया कि शिकार अभी भी जारी था। तेंदुआ बाकी बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों की तरह भारत में विलुप्ति की कगार पर है, और मसूरी के इतने पास एक तेंदुए को देखकर मैं आश्चर्यचकित था। शायद आसपास की पहाड़ियों में हो रही वनों की कटाई ने हिरण को इस हरी घाटी की ओर धकेल दिया था, और स्वाभाविक रूप से तेंदुआ भी उनका पीछा करते हुए यहां आ गया था। कुछ हफ्तों बाद ही मैंने फिर से तेंदुए को देखा। हालांकि मुझे अक्सर उसकी मौजूदगी का एहसास होता था। कभी कभी उसकी सूखी खराश भरी खांसी सुनाई देती थी। कई बार मुझे यकीन होता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। एक बार जब मैं देर से घर लौट रहा था, तो जंगल में एक जगह पर पोर्क्यूपाइन के परिवार को भागते हुए देखकर मैं डर गया। मैंने घबराहट से इधर उधर देखा, और एक झाड़ी से दो चमकती हुई आंखें मेरी ओर देख रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वे आंखें हिलने लगी, और मुझे एहसास हुआ कि वे सिर्फ जुगनू थे। मई और जून के महीने में जब पहाड़ियां सूखी और भूरे रंग की होती थी, तब भी धारा के पास हमेशा ठंडक और हरियाली बनी ही रहती थी, जहां फर्न, मेड इन हेयर और लंबी घासें पनपती थी। एक दिन मुझे भौंकने वाले हिरण का अध खाया हुआ शव मिला। मैंने सोचा, तेंदुए ने अपने शिकार को क्यों नहीं छिपाया, और फिर अंदाजा लगाया कि शायद खाने के दौरान किसी ने उसे डरा दिया होगा। पहाड़ी पर चढ़ते समय मुझे कुछ शिकारी ओक के पेड़ों से नीचे आराम करते हुए मिले। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुमने तेंदुए को देखा है? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने बताया कि उन्हें पता है कि जंगल में एक तेंदुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तेंदुए की खालें 1,000 रुपए से भी अधिक में बिक रही हैं। खालों के निर्यात पर प्रतिबंध था, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि इसके तरीके हैं। मैंने उनकी जानकारी के लिए उन्हें धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया, मन में एक अजीब सी बेचैनी लिए। शिकारियों ने हिरण का शव और तेंदुए के पैरों के निशान देखे थे, इसीलिए वे जंगल में बार बार आते थे। लगभग हर शाम उनकी बंदूकों की आवाजें सुनाई देती थी, क्योंकि वे लगभग हर चीज पर गोली चलाने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ एक तेंदुआ है, आपको भी एक बंदूक रखनी चाहिए। मेरे पास बंदूक नहीं है, मैंने कहा। अब जंगल में पहले की तुलना में कम पक्षी दिखाई देते थे, और यहां तक कि लंगूर भी आगे बढ़ गए थे। लाल लोमड़ी भी अब नजर नहीं आती थी, और जो पाइंस मार्टिन मेरे पास आने से पहले हिचकते नहीं थे, अब मुझे देखते ही भागकर छिप जाते हैं। इंसान की गंध एक जैसी ही होती है। मैं उन आदमियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। जंगल के अन्य जीव जंतुओं की तरह मेरी भी उनके प्रति यही भावना थी। वे मनुष्य थे, और यदि संभव हो तो उनसे बचना ही बेहतर था। एक दिन धारा पार करने के बाद मैं एक वीरान पहाड़ी पर एक टिप्पा पर चढ़ा, जहां कोई नहीं रहता था। यह चढ़ाई कठिन थी,
क्योंकि पहाड़ी के ऊपर तक कोई भी रास्ता नहीं था और मुझे चट्टानों और जड़ों का सहारा लेना पड़ा जो कभी कभी मेरे हाथ से फिसल जाती थी। पहाड़ी के शीर्ष पर एक पठार था जहां कुछ चीड़ के पेड़ थे जिनकी ऊपरी शाखाएं हवाओं में सरसर आती थी। वहां मैंने पुराने खंडर देखे जो शायद शुरुआती बसने वालों के रहे होंगे। अब वे बस घास, सोरियल, डैंडलियन और बिच्छू बूटी से ढके हुए मलबे के ढेर थे। सोरेल खट्टे पत्तों वाला एक जंगली पौधा होता है जिसे सोरेल कहा जाता है। डैंडलियन जिसे हिंदी में सहपर्णी भी कहा जाता है एक पीले फूलों वाला पौधा होता है जो कि अक्सर जंगली क्षेत्रों में उगता है। बिच्छू बूटी या फिर जिसे नेटल्स भी कहा जाता है एक कांटेदार पत्तियों वाला पौधा होता है जिसके छूने पर जलन पैदा होती है। जब मैं बिना छत वाले इन खंडरों में चला तो वहां की गहरी चुप्पी ने मुझे झकझोर दिया। कोई पक्षी या जानवर नहीं दिखा। यह चुप्पी इतनी गहरी थी कि मुझे कानों में गूंजती हुई सी लगी। लेकिन वहां और कुछ भी था जिसका एहसास मुझे होने लगा। बिल्ली प्रजाति की तेज गंध। मैं रुक गया और चारों ओर देखा। मैं अकेला था और वहां कोई भी हलचल नहीं थी। खुले खंडरों के बीच एक अंधेरी सुरंग सी थी। उस जगह गंध और भी तेज थी। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने तेंदुए की मांद को खोज लिया है। हो सकता है कि वह वहां छिपा हो और मुझे देख रहा हो, मुझे पहचानता हो। एक ऐसा इंसान जो बिना हथियार के जंगलों में अकेला घूमता है। मुझे लगा जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो और मेरी उपस्थिति को स्वीकार किया हो केवल मुझे अनदेखा करके। शायद मैंने उसे भरोसा करना सिखा दिया था, इतना भरोसा कि वह निश्चिंत और लापरवाह हो गया। मैंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। मैं उसकी शारीरिक उपस्थिति से अधिक उसके विश्वास को जीतना चाहता था और मुझे लगा कि उसने मुझे यह भरोसा दिया। लेकिन क्या उसने मुझ पर भरोसा करके बाकी इंसानों पर भी भरोसा कर लिया? क्या मेरे डर को दूर कर देने से तेंदुआ भी निडर हो गया था? अगले दिन धारा के रास्ते से ऊपर आते हुए शिकारी ढोल पीटते और चिल्लाते हुए आए। उनके कंधे पर एक लंबी बांस की छड़ी टंगी हुई थी जिसमें तेंदुए का निर्जीव शरीर लटक रहा था। उसे गर्दन और सर में गोली मारी गई थी। हमने कहा था ना, यहां तेंदुआ है, उन्होंने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। देखो कितना सुंदर है। हाँ, मैंने कहा, वह एक खूबसूरत तेंदुआ था। मैं चुपचाप जंगल से होकर घर लौट आया। जंगल बहुत शांत था, मानो पक्षियों और जानवरों को पता चल गया हो कि उनके विश्वास के साथ धोखा हुआ है। मैंने डीएच लॉरेंस की कविताओं की पंक्तियां याद की और जैसे ही मैं अकेला पथरीला रास्ता चढ़ने लगा यह शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। देयर वॉज अ रूम इन द वर्ल्ड फॉर अ माउंटेन लॉयन एंड मी। इसका अर्थ होगा दुनिया में एक माउंटेन लॉयन और मेरे लिए एक जगह थी। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से रस्किन बॉन्ड हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा संसार बनाना चाहिए जहां पर हम और शेर यानी कि अन्य पशु पक्षी भी आराम से एक साथ एक दुनिया में रह सकें, निवास कर सकें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।